अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोनॉमी के दो बड़े साइंसदानों का जन्म फरवरी में हुआ था। फरवरी की 19 तारीख को 1473 में निकोलस कॉपरनिकस का जन्म हुआ था। ये पोलैंड में पैदा हुए थे और ये पोलैंड के ही रहने वाले थे। निकोलस कॉपरनिकस फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम है और इसे फादर ऑफ द मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम निकोलस कॉपरनिकस की बायोग्राफी और उसके कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैं हूं अयाज अली और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निकोलस कॉपरनिकस की पैदाइश मैंने आपको बताया कि 19 फरवरी 1473 में पोलैंड में हुई थी, जो कि जर्मनी में वाक़ है। इसे अक्सर बुक्स में जर्मन साइंसदान भी तस्वीर किया जाता है, बट इसे हम यूरोप के साइंसदानों में शामिल करते हैं और यूरोप की बुक्स में पढ़ाते हैं। निकोलस कॉपरनिकस वाहिद वो बंदा है जिसने हीलियोसेंट्रिक मॉडल को यूरोप में हर जगह पर आम कर दिया और इसकी लिखी गई किताब को बहुत बड़ी हैसियत मिली फिजिक्स के ऊपर या एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। इसे बहुत बड़ी अहमियत दी गई निकोलस कॉपरनिकस को। तो ये पोलैंड की एक अमीर घराने में पैदा हुए और इनके जो फादर थे या इनकी जो मदर थी वो काफ़ी अमीर फैमिली थी और इनके फादर चर्च में पादरी थे और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर चर्च में पादरी बने। 10 साल की उम्र में निकोलस कॉपरनिकस के फादर की डेथ हो जाती है और निकोलस कॉपरनिकस की जिम्मेवारी उसके अंकल को दी जाती है, जो कि उस वक्त के जो उनकी चर्च है पोलैंड में उसके सबसे बड़े पादरी थे। और उन्होंने बोला कि मैं निकोलस कॉपरनिकस को संभालूंगा और इसे बड़ा होकर एक पादरी बनाएंगे। बट निकोलस कॉपरनिकस की जो इंटरेस्ट था वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बनिस्बतन चर्च के बहुत ही ज़्यादा था और वो चाहता था कि इस कायनात में जो भी एस्ट्रोनॉमी है, जो भी ये प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, वो कैसे रिवॉल्व करते हैं, वो कैसी उनकी मोशन पैदा होती है, उसको समझे। फिर इसके बजाय कि वो चर्च में पादरी बने। 1491 ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में इसे एडमिशन दिलाई इसके अंकल ने और इसे बोला कि आप वहां जाकर कैनोन लॉ को पढ़ें, जो कि एक लॉ है, जो कि एक मतलब डिग्री है कि पादरी बनने के लिए उस वक्त के लिए वो दरकार थी। और उसने अपने भतीजे कॉपरनिकस को वहाँ पोलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भेजा और बोला कि ये एक पादरी बने। कॉपरनिकस यूनिवर्सिटी ऑफ दी टोक्यो में गए, लेकिन वहाँ उसने छुप के फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दी, जो कि उसके अंकल को पता नहीं था। और इसने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन स्टडी करना स्टार्ट कर दी। वो जब वापस आए तो वापस आने के बाद निकोलस कॉपरनिकस ने फिर अपने अंकल से इजाज़त ली कि उसे 2 साल की छुट्टी दी जाए और वो इटली जाए और वहाँ जाकर हायर एजुकेशन हासिल करे, इसमें कैनोन लॉ में। हालांकि वो छुपकर फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के ऊपर काम कर रहा था और फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को पढ़ रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ बेलुगा में उसने वहाँ जाकर एस्ट्रोनॉमी में डिग्री हासिल की, बजाय कि वो चर्च के लॉज में डिग्री हासिल करे।
वो छुप छुप के एस्ट्रोनॉमी को वहाँ पर पढ़ने लगा और उसके अंकल को इसकी भनक तक नहीं लगी कि उसका भतीजा वहाँ पर क्या पढ़ रहा है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा है। उसके बाद निकोलस कॉपरनिकस ने टालमी और एरिस्टोटल के जो नजरिए थे हमारी यूनिवर्स को देखने के, हमारे सोलर सिस्टम को देखने के जो सोलर सिस्टम है वो कैसे रिवॉल्व करता है, मतलब सोलर सिस्टम के अराउंड हमारे प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व करते हैं और सन क्या सेंटर में है या सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो जो एरिस्टोटल की थ्योरी थी, एरिस्टोटल की थ्योरी के मुताबिक अर्थ सेंटर है और उस वक्त के जो साइंसदान या उस वक्त के जो चर्च के पादरी थे वो भी इस बात को बखूबी मानते थे और ईसाइयत की किताबों में यानी कि बाइबल में ये साफ साफ लिखा गया था कि जो अर्थ है वो सेंटर है और बाकी जो सन है और अदर प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और निकोलस कॉपरनिकस ने इसको करेक्शन करके उस टालमी वाली थ्योरी को यूरोप में आम करने की कोशिश की, बट ये समझता था कि ये जब भी ये करेगा तो इसे मतलब फांसी पर चढ़ाया जाएगा और इसकी सजा बहुत खतरनाक होगी। निकोलस कॉपरनिकस जो कि खुद भी एक चर्च में पादरी आगे जाकर बने, उसने छुप छुप कर इस चीज़ों पर के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट की, बट किसी को इसके बारे में भनक तक भी नहीं लगी कि कॉपरनिकस एस्ट्रोनॉमी के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। और बाकी इसके जो रिश्तेदार थे और इसके जो अंकल थे वो समझते थे कि जो कॉपरनिकस है वो आमतौर पर रिलीजन को ही पढ़ रहा है और वो आगे चलकर चर्च में एक बहुत बड़ा पादरी बनेगा। उसके बाद कॉपरनिकस यूनिवर्सिटी ऑफ बेलुना से वापस आ गए और फिर जाकर अंकल को बोला कि मुझे 1 साल की और पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ फिलोरोना में ये गए जो भी इटली में वाक़ है। वहाँ पर इसने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो अपनी किताब लिखी थी उसे मुकम्मल किया और उसे पब्लिश नहीं करवाया, बल्कि उसने क्या किया कि एक डॉक्टरेट डिग्री हासिल की लॉ के ऊपर, जो कैनून लॉ मैंने आपको पहले बताया था, जो कि इसकी फैमिली चाहती थी ये पढ़े। इसने अपनी फैमिली की वजह से उसे पढ़ा, बट इसका जो मेन ध्यान था वह एस्ट्रोनॉमी के ऊपर था। वो जैसे ही वापस आए तो उसके जो अंकल थे उसने उसे चर्च में पादरी की जॉब दिला दी और वो उनके अंकल उस वक्त चर्च के काफ़ी सारे बड़े ओहदे पर थे, जिसे कि हम बिशप बोलते हैं, उस चर्च के बिशप थे। और उसने अब निकोलस कॉपरनिकस को अपना पादरी बना दिया। इस तरह से निकोलस कॉपरनिकस ने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना स्टार्ट किया और काफ़ी जगह पर पढ़ाना स्टार्ट किया, बट उसने जो वो थ्योरीज दी थी, जो उसने जो बुक लिखी थी, उसे उसने आज तक मतलब क्या है पब्लिश अभी तक नहीं करवाया था। अपनी जिंदगी के 30 साल उसने पोलैंड में गुजार लिए और अपने मरने से 1 साल पहले वो किताब पब्लिश करवा दी जो इसने एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी थी, जिसमें वाज़े लिखा हुआ था कि जो एरिस्टोटेलियन फिजिक्स है वो गलत है और हमारे जो बाइबल में लिखा हुआ है वो क्या है, गलत है, जो कि इसने डर के मारे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं बता सका। वो बात इसने अपनी बुक में लिख ली और उस वक्त के इसके जो अंकल थे पॉप बन चुके थे। पॉप एक बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा ओहदा है चर्च के ऊपर, और उसको डेडिकेट कर दी। और उस वक्त तो वो काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए, बट ये मर चुका था। इसकी बात के ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। इससे 100 साल बाद एक अजीम साइंसदान इटली में ही पैदा हुए जिसका नाम गैलीलियो गैलीली था। उसने इसकी बात के ऊपर फोकस किया और इसकी थ्योरी को और आगे मजीद बढ़ाया।
इसने जो किताब लिखी थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, उसका नाम था ऑरिबियम कैल्स्ट्रियम ऑर्बिट। ये एक इटालियन लफ्ज है जिसकी मीनिंग है कि जो अर्थ है उसमें क्या है कि वो हीलियोसेंट्रिक मॉडल को फॉलो करती है और वो फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल शेप में है। अर्थ हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और जो सन है वो हमारी कायनात में इस तरह से आगे मूव करता रहता है और उसकी मोशन जो है वो रैंडम है, वो इसने साबित कर ली। आखिर 1543 में इसकी डेथ हो गई और ये अजीम साइंसदान ने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल की। तो ये थी हमारी निकोलस कोपरनिकस के बारे में हिस्ट्री। अब इसके बाद हम इतालवी साइंसदान गैलीलियो गैलीली को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती जाएंगी और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।